हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, क्या क्या हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने जो था रूल किया था, हमारे कौन कौन से सेक्टर्स उन लोगों ने बर्बाद किए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें फुल एंड फाइनल इंडिपेंडेंस मिलने के बाद आफ्टर 200 ईयर्स के एफ़र्ट्स के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका था, उसके बाद हमारी कंट्री की इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं कि वो हमारी इकोनॉमी को कैसा बना कर गए थे। ये था हम हमारा जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर ऐसे रूल कर रहे थे, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं था क्या इंडिया का होगा, डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको सिर्फ क्या था, रिसोर्सेज की पूर्ति करनी थी अपनी कंट्री के लिए, वो उसने की। हमारी इकोनॉमी बर्बाद होए वो उनको कोई मतलब नहीं था। तो हम उन्होंने हमारी कंट्री को कैसा बना दिया था, हमारी कंट्री को इकोनॉमी में बना दिया था स्टैगनेंट, बहुत वीक। नेक्स्ट वाज द बैकवर्ड बना दिया था, हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कर दिया था, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड पहुंचा दिया था। पॉवर्टी हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा आ गई थी इंडिपेंडेंस के बाद में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम छोटे से छोटे प्रोडक्ट्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो चुके थे, ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो चुका था, बहुत पुअर हो चुका था। हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर थे, इम्पोर्ट्स के ऊपर थे, उन लोगों के प्रोडक्ट्स के ऊपर थे, क्योंकि वो हमें बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो रहे थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशंस था, मतलब जो लोग थे वो बहुत कम शहरों में रहते थे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी हमारी और कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल भी मैंने आपको कल वीडियो में डिटेल में समझाया था कि जहाँ पर एक कंट्री रूल करती है और दूसरी कंट्री में उसके रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया के ऊपर कौन रूल कर रहा था, इंडिया के लिए सारे रूल्स कौन सेट कर रही थी, कौन सी कंट्री कर रही थी, जो उसकी रूलर कंट्री थी, ब्रिटेन। ऐसे ही उन्होंने हमारी कंट्री की इकोनॉमी को कैसा बना दिया था कि हम अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ भी खुद डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड थे अपने डिसीजंस के लिए भी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें क्या क्या झेलना पड़ा था। नाउ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे फीचर्स थे। फर्स्ट वॉज द स्टैगनेंट इकोनॉमी। स्टैगनेंट इकोनॉमी का मतलब ही क्या होता है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली स्टैगनेंट इकोनॉमी। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो चुकी थी, आप ये हालत देख रहे हैं, इंडिया की ऐसी हालत थी कुछ। ये पिक्चर देखें, मतलब क्या कंडीशंस थी, किसी के पास खुद का घर नहीं था। हमारी इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक थी, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा जो था सूखा, और बहुत ज़्यादा हमें डिपेंड होना पड़ रहा था उन लोगों के ऊपर, ठीक है, पैसा नहीं था। सो अ स्टेगनेंट इकोनॉमी इज़ वन ऑफ विच लिटिल और नो ग्रोथ ऑफ इनकम, मतलब वहाँ पे किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, किसी के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं थी। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे बहुत कम, मिनिमल ग्रोथ होती है, मिनिमल जो है इनकम जनरेशन का सोर्स होता है। Between 1860 to 1925, growth rate as per capita income was low as 0.5%. So 1860 से 1925 के बीच में जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है, मतलब एक इंडिया की इकोनॉमी में जो पर पर्सन जितना इनकम जनरेट करता है वो कितना परसेंटेज था, वॉज अबाउट 0.5%। मतलब 0.5% ही बंदा ऐसा था जो इनकम जनरेट कर रहा था, वेदर द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर या फिर किसी और सोर्स से। ओके, एंड बिटवीन 1925 एंड 1950 इट वाज अबाउट 0.1% पर एनम। तो आप देखिए कितना इनकम सोर्स था, अबाउट 0.5% और अबाउट 0.1%। पूरी कंट्री में जो लोग कमा रहे थे वॉज अबाउट 0.5 और 0.1%। इट वॉज टू लो, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्टेगनेंट बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, और इसी वजह से, इसी स्टेगनेशन की वजह से क्या हो रहा था कि इंडिया जो था पॉवर्टी में जाता जा रहा था। पॉवर्टी मतलब पुअर कंडीशन में जाता जा रहा था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रिमेन माइजरेबल लो, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पर्सनस का वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका था। आप देख रहे हो कंडीशन कैसे लेट रहे हैं कहीं भी जहाँ जगह मिल रही है, ठीक है, जो अगर खाना मिलता है तो ठीक है, वरना भूखे सो रहे हैं। एंड वहाँ पे जो था, जो लोगों की कंडीशंस थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसी वजह से लोगों की जो कंडीशंस थी वो भी बहुत ख़राब हो रही थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। कैसी हो गई थी, स्टैगनेंट इकोनॉमी हो गई थी, बहुत ही लो ग्रोथ वाली इकोनॉमी हो गई थी। नाउ
नेक्स्ट वॉज द बैकवर्ड इकोनॉमी। उन लोगों ने हमारी इकोनॉमी को कैसा बना दिया था, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ बना दिया था। अब आप एनालाइज करो कि ये जो देख रहे हैं ये है ब्रिटेन और यहाँ पर खड़े हैं इंडिया। तो उस टाइम कुछ ऐसी कंडीशन इंडिया की थी और ऐसी कंडीशन ब्रिटेन की थी। देखो कितना गैप है। ब्रिटेन कितना सक्सेसफुल है, हाई ग्रोथ है, बट इंडिया कितना बैकवर्ड था उस टाइम पे। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया की इकोनॉमी कैसी हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हो चुकी थी। उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जा चुकी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी इज़ वन ऑफ विच इन विच पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। बैकवर्ड इकोनॉमी हम किसको बोल सकते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी हम उसको बोल सकते हैं कि जहाँ पर पूरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम, जो सभी बंदे कंट्री के अंदर एम्प्लॉय करके या एम्प्लॉयमेंट करके इनकम जनरेट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जब लो हो जाता है। क्यों, अगर जितना ज़्यादा कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतने ही कम बंदे क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो इनकम कहाँ से जनरेट होगा। दैट्स वाई अगर इनकम नहीं जनरेट होगा तो वो कंट्री कैसी होती चली जाएगी, लो इनकम कंट्री होती चली जाएगी और उसकी इकोनॉमी भी बैकवर्ड होती चली जाएगी। इन 1947 टू 48 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज जस्ट 230। अराउंड 1947 से 1948 के बीच में जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो थी 230। द बल्क पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। जो हमारी कंट्री की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशंस थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी। उनको जो था सफिशेंट फूड भी नहीं मिल पा रहा था, क्लॉथिंग और शेल्टर के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं थी, क्लोथ्स के लिए भी वो नंगे भूखे ऐसे पड़ के सो जा रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट जो था बहुत ज़्यादा बुरा था, मतलब किसी के पास भी एम्प्लॉयमेंट नहीं था, सब अनएम्प्लॉय थे, सब बेरोज़गार थे। सो दिस वॉज द कंडीशन अबाउट द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया की ऐसी कंडीशन थी, इतनी ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी वो लोग करके गए थे। नाउ नेक्स्ट, उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर को बैकवर्डनेस में लेकर आए, हमारे एग्रीकल्चर को बर्बाद किया। अब एग्रीकल्चर को कैसे बर्बाद किया, इट इज़ हाईलाइटेड द फॉलोइंग फैक्ट्स। मेयरली 72% ऑफ द कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमें पता है कि हमारी कंट्री की 72% जो पॉपुलेशन है वो एंगेज थी एग्रीकल्चर करने में, बट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी वाज ओनली 50%। लेकिन इतनी अच्छी परसेंटेज में भी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के बाद भी हमारी वो जीडीपी में सिर्फ कितना पे आउट कर रही थी, ओनली 50%। मतलब 50% उसका कोई पे ऑफ हो ही नहीं रहा था, वो सब किसके पास जा रहा था, ब्रिटेन के पास जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ लगान। ठीक है। प्रोडक्शन वाज एक्सट्रीमली लो। उस टाइम पे जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा लो था, क्योंकि ब्रिटेन के जो बंदे थे या फिर जो भी ज़मींदार थे वो कुछ एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ खुद का भरने के लिए रहते थे। दस पर हेक्टेयर आउटपुट वीट वाज ओनली 660 किलोग्राम। इसी वजह से जो पर हेक्टेयर में वीट निकलता था वो कितना निकलता था, 660 किलोग्राम। और राइस कितना निकलता था पर हेक्टेयर में, 665 किलोग्राम। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बेयरली एनफ फॉर सब्सिस्टेंस। जो फूड ग्रेन्स पैदा होते थे वो कितने होते थे, वॉज अराउंड कि उनकी पूर्ति ही कर सके, इतना ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि ना तो उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया, ना इरिगेशन फैसिलिटी लेकर आए, ना फर्टिलाइजेशन लेकर आए, कुछ भी नहीं लेकर आए। दैट्स वाई जो हमारा एग्रीकल्चर था बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था, बहुत कम प्रोडक्शन होती थी उस टाइम पे लैंड पे। इन 1947 टू 1948 इट वॉज रिकॉर्डेड टू जस्ट 527 लाख टन्स। और 1947 से 1948 में ये रिकॉर्ड किया गया कि सिर्फ लैंड से प्रोडक्शन कितनी हुई इंडिया में, 527 लैक्स टन्स। मतलब बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल पा रहा था, कहाँ से, एग्रीकल्चर से, क्योंकि कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। अगर लोगों को पानी देना होता था तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहते थे। ना कोई इरिगेशन फैसिलिटी थी, ना कोई कल्टीवेशन फैसिलिटी थी, कुछ नहीं था, ना ट्रैक्टर था, ना ट्रॉली थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है। ब्रिटेन ने आकर सिर्फ हमारे ऊपर क्या किया, हमारे रिसोर्सेज लिए, हमारा एनफ यूज़ किया, हमसे पैसा जितना ज़्यादा लूटा गया उतना लूटा, बट उन्होंने हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, ना कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहा। नेक्स्ट वॉज द इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हमारा उस टाइम पे जो इंडस्ट्री थी वो भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चली गई थी, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा आ गया था। देयर वॉज लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्री। जो हमारी कंट्री में बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी।
प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो हमारे ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, हमारे ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे कि हम अपनी मशीन से कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते थे। और हमारे पास मशीन्स आएंगी कहाँ से, मशीन्स उनके पास ही थी। सो यहाँ पे इंडिया में उस टाइम पे बहुत कम मशीन्स थी, बहुत ही रेयर मशीन्स। जो ब्रिटेन को ज़रूरत पड़ती थी सिर्फ वो ही मशीन्स अवेलेबल्स थी, वरना सारा प्रोडक्शन कहाँ से होकर आता था, ब्रिटेन से होकर आता था, वो भी टैक्स फ्री, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हो सभी को, और उनका जो सेल हो वो सबसे ज़्यादा हो कंट्री में। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट रूइंड। जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो लोग बाग हाथों का काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे, वो ब्रिटेन ने क्या किया था, यहाँ पर आकर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरा ख़त्म कर दिया था। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडिया इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटेन। और अगर इंडिया को किसी कैपिटल गुड्स की ज़रूरत भी होती थी या फिर किसी ऐसी हैवी मशीन्स की ज़रूरत होती थी, तो उनको टोटली डिपेंड होना पड़ता था दूसरी कंट्री के इम्पोर्ट्स पे, कि वो दूसरी कंट्री से जाकर परचेज़ करें। ओके, हमारी कंट्री में कुछ भी ऐसे इंडस्ट्रीज़ नहीं अवेलेबल थी उस टाइम पे। नाउ रैम्पेंट पॉवर्टी। ब्रिटेन जब हमारी कंट्री से गया तो उसने क्या कर दिया, हमारी इकोनॉमी की इतनी बदतर हालत कर दी कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की कंडीशन आ गई। हर एक बंदे को खाने पीने के लिए भी दूसरे के आगे कटोरा लेकर बैठना पड़ता था। दैट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारी ये कंडीशन थी इकोनॉमी की। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैसी थी इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा पुअर थी। आपने देखा होगा एक कोट्स कि ब्रिटेन में लगाया जाता था दैट द डॉग्स, इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके कपड़े बहुत गंदे होते थे, उनका चेहरा बहुत गंदा होता था, उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो जो वो फेंक देते थे वही खा लेते थे। दैट्स वाई तो इंडिया की जो कंडीशंस थी उस टाइम पे वो इतनी बुरी कर कर गए थे, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पुअर बना कर गए थे। पीपल वो आर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे। जो पर्सन्स थे उस टाइम पे अपना 2 टाइम का खाना भी उनको नहीं मिल पाता था। दे लैक शेल्टर एंड क्लोथिंग, और उनके पास ना कोई शेल्टर था, ना रहने के लिए कोई जगह थी, ना पहनने के लिए कपड़ा था, और ना खाने के लिए अनाज था। दिस वॉज लार्जली ओइंग टू विस्पर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट था इतनी ज़्यादा लेवल पे था, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे, कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और सबसे ज़्यादा जो ये अनएम्प्लॉयमेंट फैला था इंडिया के अंदर, वो फैला था कि जो उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी इंडियंस की, वो ब्रिटेन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी थी। दैट्स वाई अवर कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो गिरती चली गई, यहाँ से कुछ भी सेल्स नहीं होता था, इसी वजह से हमारा कोई सामान परचेज़ नहीं करता था बाहर की मार्केट में, और हमारे पास पैसा नहीं आता था। नाउ नेक्स्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन हमारे यहाँ पे रहा, शासन किया, हमसे पैसा लूटा, हमसे रिसोर्सेज लूटे, बट उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि हम कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, हम यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएं, स्कूल्स बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, रोड्स बनाएं, उन्होंने कभी नहीं चाहा। सो इसी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन पे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था, बहुत ही गंदा लेवल का था। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेकार था। जनरेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी, उस टाइम पे लाइट भी मुझे लगता है मुश्किल से बहुत कम आती थी, एंड एक्सट्रीमली लो। तो ये सब का उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, वो सिर्फ चाहते थे अपना यहाँ से रिसोर्सेज ले जाना, और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि इंडिया के डेवलपमेंट में हम 1% भी ग्रोथ चाहते हैं। इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वॉज मेयरली 2100 मेगावाट। इन 1948 में हमारी जो पावर जनरेशन थी लाइट्स के लिए या फिर अपने प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स के लिए, वॉज कितनी थी, 2100 मेगावाट। लेंथ ऑफ रेलवे लाइन वॉज 53,596 किलोमीटर, और जो लेंथ ऑफ रेलवे लाइन थी वो कितनी फैली हुई थी, 53,596। प्यूकर रोड्स हैड कवरेज ऑफ 155,000 किलोमीटर्स ओनली, और जो हमारी रोड्स थी वो कितनी थी, अबाउट नियरली 155,000 किलोमीटर। मतलब जहाँ तक उन लोगों को हमारे रिसोर्सेज पहुँचाने में या फिर ट्रेड करने में या अपने ज़रूरत के लिए ज़रूरी थी, वहाँ उन्होंने रोड्स बनाई, रेलवेज़ बनाए, और पावर जनरेशन बनाया। वरना उन्होंने हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए कि इन लोगों को ज़रूरत है,
इन लोगों के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसके लिए कुछ भी हिस्सेदारी नहीं दी। नाउ नेक्स्ट, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उन लोगों ने हम लोगों को डिपेंड कर दिया था इम्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स थे, जो हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बना रहे थे, फॉर एग्जांपल हम 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, तो उन्होंने हमारे ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे 50 रुपीज़ के, तो अब हम कितने का सेल कर रहे हैं उसको, 150 का। लेकिन वो ही चीज़ ब्रिटेन वाले कितने की सेल कर रहे थे, 100 का, तो हमारा 150 का कौन परचेज़ करेगा भाई, जब मार्केट में उसको 100 रुपीज़ की वही चीज़ अवेलेबल है। तो उन्होंने हम लोगों को डिपेंडेंस कर दिया था इम्पोर्ट्स के ऊपर टोटली, कि आप हमसे ख़रीदो, हम आपको बहुत कम प्राइस में सामान अवेलेबल कराएंगे, नॉट फॉर आवर कंट्री बट ऑल्सो फॉर द अदर कंट्रीज़। द कंट्री है डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट्स फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। सो उन लोगों ने हमको इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया था। अगर हमें इम्पोर्ट्स करनी है मशीनरी, ठीक है, या फिर कोई इक्विपमेंट चाहिए हमें किसी प्रोडक्शंस के लिए, तो सारा हम डिपेंड थे किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंड ऑन हैविली ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। अगर हमारा कोई डिफेंस का इक्विपमेंट भी है, ठीक है, आर्मी को, डिफेंस आर्मी को अगर अपने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड थे, द ओनली ऑन द ब्रिटेन। बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन, मेडिसिन, कैरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स एट्सेट्रा, और इन सब चीज़ों के लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंड थे, ऑन ब्रिटेन, टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द एब्रोड। ये हमें कहाँ से इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, हमें परचेज़ करनी पड़ती थी फ्रॉम द एब्रोड। सो उन लोगों ने हमें हाईली डिपेंड कर दिया था इम्पोर्ट्स के ऊपर, रेदर देन टू प्रोड्यूस इनटू आवर कंट्री, कि हम इसको अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस करें या फिर अपनी कंट्री से परचेज़ करें। दैट्स वाई द मोदी हैज़ क्रिएटेड द लाइन दैट वी हैव टू परचेज द गुड्स मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ओनली। ठीक है, इसी वजह से जो मोदी जी ने बनाया है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेकर आइए, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स परचेज के लिए, ओनली बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज हमें जो है दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर हाईली डिपेंड नहीं होने चाहिए ऑन द इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट वॉज द लिमिटेड अर्बनाइजेशन। उस टाइम पे जो अर्बनाइजेशन था, शहरीकरण था, वो बहुत रेयर था, बहुत कम था। सब लोग कहाँ पे रहते थे, झोपड़पट्टी, या फिर किसी किसी कंडीशन तो इतनी भी ख़राब थी कि अगर रोड पे जगह मिल रही है रोड पे लेट जाओ, क्यों, जब खाने पीने के लिए पैसे नहीं है तो रहने के लिए तो जब होंगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था कि बहुत सारी जनता कहाँ पर रह रही थी, विलेजेस में रह रही थी, और विलेजेस की भी हालत कैसी थी, बहुत ही ख़राब। In 1948, only 14% of population lived in urban areas while 85% lived in rural areas. 1948 में जो 14% पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज़ में रह रही थी, मतलब शहरों में रह रही थी। कितनी, ओनली 14%, ओनली 14%। एंड 86% कहाँ पर रह रही थी, रूरल एरियाज़ में रह रही थी, विलेजेस में रह रही थी। रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर, दिस कंपाउंड देयर पॉवर्टी। और रूरल की जो पॉपुलेशंस थी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी एग्रीकल्चर करने से अलग, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा पॉवर्टी का सामना कर रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। उन लोगों ने हमारी इकोनॉमी को और कैसे अफेक्ट किया। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नेदर होली फ्यूडल और नॉर अ कैपिटलाइज इकोनॉमी। हमारी इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, इकोनॉमी ना तो फ्यूडल ही थी और ना ही कैपिटलिस्ट ही। इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी थी, मिक्सड इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सच एन इकोनॉमी हैड अ मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड द कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास कैसा हो रहा था, दोनों तरीके से का प्रोडक्शन हो रहा था, फ्यूडलिस्टिक्स भी हो रहा था, कैपिटलिस्ट भी हो रहा था। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्शन। जो हमारा फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो क्या था कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, प्रोडक्टिविटी जो है उसके अंदर वो बहुत ही कम होती है। मतलब हम काम तो इतना ही कर रहे हैं, एनर्जी भी इतनी यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट भी इतनी यूज़ कर रहे हैं, टाइम भी इतने यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें जो एक्चुअल रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं मिल पाता। लो प्रोडक्शन लीड्स टू बैकवर्डनेस। और प्रोडक्शन की वजह से जो हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, अच्छा हमें सेक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी और भी ज़्यादा बैकवर्ड होती जा रही थी। नाउ नेक्स्ट, कॉलोनियल इकोनॉमी। जो हमारा ब्रिटेन था उसने हमको कैसा बना दिया था, दे मेक अस द कॉलोनियल इकोनॉमी। मतलब रूलर कंट्री कौन थी हमारी, द ब्रिटेन,
एंड द फीडर कंट्री कौन थी, जो उनको फीड कर रहा था, जो उनके रूल बनाए हुए पर चल रहा था, दैट वाज द इंडिया। इंडियन इकोनॉमी वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या बन चुकी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी? कॉलोनी बन चुकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इट इम्प्लाइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। और हम लोग क्या कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश इकोनॉमी को बेनिफिट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी से वो लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज ले जाना चाहते थे, इतना ज़्यादा से ज़्यादा वो लेकर जा रहे थे। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइटेड हाउ इंडियन इकोनॉमी सफर्ड एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट करप्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्क पर, जिसकी वजह से कोई भी बाहर का बंदा ना आए और हमारे गुड्स को ना परचेज करे। दिस फोर्स टू इंडियाज टू बाय द ब्रिटिश गुड्स। और उसने क्या किया? उसी वजह से हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को भी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स हैंडमेड थे, ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती थी बनने में, तो हम लोगों को भी किस पर डिपेंड होना पड़ा? ब्रिटिशर्स पे डिपेंड होने पड़ा, क्योंकि वो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा था वो मशीन से हो रहा था, लो कॉस्ट से हो रहा था। इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। इंडिया की जो इकोनॉमी थी उससे रॉ मटेरियल ले जाया जा रहा था। जो हमारे रिसोर्सेज थे, कोल, पेट्रोलियम हो गए, कॉटन हो गया, जूट हो गया, वो सब कुछ ले जाया जा रहा था और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा के ब्रिटिशर्स उसको सेल कर रहे थे। Exporter of raw material were almost duty free, thus natural resources in India were drained from the growth of British industry. जो हमारा रॉ मटेरियल वो लोग ले जाते थे, हमारे रिसोर्सेज यहाँ से लेकर जाते थे। उन्होंने बोला कि जब हम आपका रिसोर्सेज परचेज करेंगे वो टोटली टैक्स फ्री होगा, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को कहीं पर जाकर सेल करते हो वो टोटली टैक्स लगेगा उस पर 50%, 100%, जितना भी टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से आपकी कंट्री से कोई रिसोर्सेज लेकर जाते हैं, कोई रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं, तो वो टोटली टैक्स फ्री होगा, क्योंकि उनको अपने क्या करना था? अपनी डिमांड पूरी करनी थी रिसोर्सेज की। उनको प्रोडक्ट्स बनाकर सेल करने थे मार्केट में, और जितने प्रोडक्ट वो सेल करते उतना उनके पास रिवेन्यू इकट्ठा होता, प्रॉफिट इकट्ठा होता, एंड दे बिकम द हाईएस्ट इकोनॉमी। Aristocrats were committed to the Indian artisans so that to force them to close their cottage industries. और उनके जो सिपाही थे उन लोगों ने जो इंडियन आर्टिशंस थे, आर्टिस्ट करते थे, ठीक है, ड्राइंग्स बनाते थे, उन लोगों को भी बोला, धमकाया कि आप लोग अपना जो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बंद करो टोटली। दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। और उसने हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसको टोटली डिस्ट्रक्शन कर दिया, हमारी इकनॉमी को टोटली ख़त्म कर दिया। कहीं से हमारे पास रिवेन्यू अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई भी सोर्सेज नहीं था, हमारी इकनॉमी टोटली बर्बाद हो चुकी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको चैप्टर अच्छा लगा, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियोज़ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को कैसे कैसे किस किस स्टेप्स में जो था हमारा अफेक्ट किया ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एंड देन last one was the international trade. And after this video, after the next or the after next video, our whole topic was completed, our first chapter was completed. So if you really like this video, please do like, subscribe and share my channel, and thank you.